हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 एमसीक्यूज देखने वाले हैं अबाउट मीनिंग ऑफ रिसर्च पर। ओके, तो मैंने ऐसे एमसीक्यूज ली है जो कि एंट्रेंस एग्जाम में एवरी ईयर पूछे जाते हैं। ओके, तो इसी के साथ हम लोग स्मार्ट ट्रिक्स और हम लोग कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे अबाउट द रिसर्च। ओके, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगी। ओके, तो आप मेरा ये वीडियो ध्यान से और एंड तक देखिएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है जेएनयू के लिए पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होती है और ये एंट्रेंस एग्जाम 7 से 10 दिसंबर तक है। ओके, और इस एंट्रेंस एग्जाम के जो पूरे मार्क्स है वो है 100 मार्क्स, और इसमें दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो किसी सब्जेक्ट्स में सेक्शन ए इज फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी और सेक्शन बी इज फॉर सब्जेक्ट, और किसी सब्जेक्ट्स के लिए सेक्शन ए इज फॉर सब्जेक्ट और सेक्शन बी इज फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी। ओके, तो ऐसे में ही रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए 50 मार्क्स होते हैं और सब्जेक्ट के लिए 50 मार्क्स, और एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ओके, तो जैसे कि हमें पता है कि इसका जो सिलेबस है वो एवरी सब्जेक्ट के लिए थोड़ा वैरी रहता है। ओके, तो इसके लिए हमने कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया है फॉर द रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें हमने ये सारे के सारे जो सिलेबाई है वो इसमें हमने कवर कर रखे हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला आपको कि इसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में। तो इनमें से 40 क्वेश्चंस तो इसी कोर्स में से आते हैं। ओके, तो मैं आपको बता दूं, इसमें हम लोग फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इसमें थियरी और एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। तो इसमें से जो 40 एमसीक्यूज होते हैं वो एंट्रेंस एग्जाम में आते ही है। ओके, हम लोग फुल सिलेबस नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है और ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज, तो इसी में ही आपके टोटल 400 एमसीक्यूज कवर होते हैं। ओके, हम आपको 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें रिवाइज कर सको और आपकी सारी जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए। और ये सारी चीज़ें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि इस कोर्स की वजह से आप पासिंग स्कोर तो पा ही लोगे, पर आपको इंटरव्यू सेशन में ही बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, तो इस कोर्स को अगर आपको परचेस करना है तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करो, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ओके, और इस कोर्स की फी ओनली 699 रुपीज़ है। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ओके, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट ये है कि एनी पर्सन कैन डू रिसर्च। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि रिसर्च कोई भी इंसान कर सकता है, राइट? अगर मेरे पास रिसर्च करने की कैपेबिलिटी हो, अगर मेरे पास रिसर्च प्रॉब्लम हो, मेरे पास रिसर्च के लिए रिसोर्सेज हो, राइट, तो ये सारी चीज़ें अगर मेरे पास है तो मैं रिसर्च कर सकती हूँ, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा है रिसर्च में बी विदाउट अ हाइपोथेसिस। ओके, तो रिसर्च में हाइपोथेसिस की ज़रूरत होती है, बिकॉज हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि कोई भी प्रेडिक्शन about the solution to our problem, right? Or the generalization towards the solution of our problem. Okay, तो इसका तो यस, तो हाइपोथेसिस की रिसर्च के लिए ज़रूरत होती है, बिकॉज अगर हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम हो और अगर हमें उसका सल्यूशन ढूंढना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं और हाइपोथेसिस को टेस्ट करके रिसर्च प्रॉब्लम के सल्यूशन को ढूंढते हैं, राइट? ओके, सो पर ये जरूरी नहीं है कि इन एवरी रिसर्च वी नीड अ हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल, इन द डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च। ओके, सो इन डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च हम क्या करते हैं, जो भी कुछ चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, जो भी फैक्ट्स हो चुके हैं उनको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें हम लोग हाइपोथेसिस का इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि रिसर्च कैन बी और मे बी विदाउट अ हाइपोथेसिस। तो ये भी जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गया। तीसरा है रिसर्च रिक्वायर्स लाइब्रेरी फैसिलिटीज। ओके, सो जैसे कि हमें पता है कि रिसर्च ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, तो उसके लिए हमें लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। अगर हमें कोई भी बुक्स, कोई भी आर्टिकल्स,
कुछ भी हमें चाहिए हमारे रिसर्च के लिए, तो हमें लाइब्रेरी फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। मतलब ये तीनों ही ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि करेक्ट स्टेटमेंट्स है, राइट। सो द लास्ट वन इज रिसर्च इज नॉट ऑलवेज सिस्टमैटिक मस्ट बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज रिसर्च इज ऑलवेज सिस्टमैटिक, ओके। अगर कोई भी सर्च सिस्टमैटिक नहीं होता है तो हम उसे रिसर्च नहीं कहते। अगर कोई भी सर्च सिस्टमैटिक होता है तब भी हम लोग उसे रिसर्च कहते हैं। तो रिसर्च इज ऑलवेज सिस्टमैटिक, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आंसर 4। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मेन पर्पस है रिसर्च का, ओके। ओके, सो जब भी हम लोग रिसर्च के पर्पस की बात करते हैं तो रिसर्च का जो पहला पर्पस होता है वो होता है कि हमें हमारे स्टडी जो है उसका जो आंसर मिलना चाहिए, कि हम लोग वो स्टडी क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग द रिसर्च, ओके, और व्हाई वी आर डूइंग द स्टडी, ओके। और द सेकेंड इज दैट कि व्हाट इज द गोल ऑफ द स्टडी, हमारे रिसर्च का गोल क्या है, ओके, गोल ऑफ रिसर्च, ओके। सो कोई भी रिसर्च का जो गोल होता है वो होता है कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, उसको डिस्क्राइब करना या फिर उसको उसको आइडेंटिफाई करना, ओके। सो डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट, राइट, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट और सिचुएशन। तो इसका मतलब ये है कि टू कंस्ट्रक्ट रियलिटी, बिकॉज हम लोग कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी कि उस पर हम लोग रियलिटी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो द मेन गोल ऑफ रिसर्च क्या है, टू कंस्ट्रक्ट रियलिटी, ओके। और रिसर्च हमको नॉलेज क्रिएशन में हेल्प करता है, ओके। और हम लोग जब भी रिसर्च करते हैं तो उसकी वजह से हम लोग कोई भी इमीडिएट प्रॉब्लम हो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब थियरी हो और प्रैक्टिस हो, और उसके ऊपर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अगर हम लोग उसको इमीडिएटली सॉल्व करते तो वो रिसर्च की वजह से ही सॉल्व करते हैं, और उसको हम बोलते हैं कि अप्लाइड रिसर्च, ओके। बट उसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि हम लोग रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करें, ओके। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है। पहला ऑप्शन है टू क्रिएट नॉलेज, जैसे कि हमने देखा कि रिसर्च हमें हेल्प करता है नॉलेज क्रिएशन में, तो ये रिसर्च का पर्पस नहीं है, सो ये इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ये है कि टू कंस्ट्रक्ट रियलिटी, ओके। सो जैसे कि हमने देखा हमारे रिसर्च का जो मेन पर्पस है वो है कि हम रियलिटी को कंस्ट्रक्ट कर सके, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो गया, ओके। थर्ड है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ओके। सो टू सॉल्व प्रॉब्लम्स मीन्स द अप्लाइड रिसर्च, ओके। तो ये एक रिसर्च का मेथड ये है या फिर रिसर्च का टाइप है, ओके। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। एंड द फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज 2, ओके। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज लाइक अ मेच्योर रिसर्चर इज वन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मेच्योर रिसर्चर करते हैं, ओके। ओके, सो जब भी कोई मैच्योर रिसर्चर होता है तो वो रिसर्चर क्यूरियस होना चाहिए, और अपने वर्क से कमिटेड होना चाहिए, ओके। और वो फोकस्ड होना चाहिए, जो भी काम वो कर रहा है उसमें वो फोकस्ड होना चाहिए। देन उसके पास एनालिटिकल माइंड भी होना चाहिए, एनालिटिकल माइंड। देन उसके पास इनोवेटिवनेस होना चाहिए, वेटिवनेस भी होना चाहिए, ओके। और वो ओपन माइंडेड होना चाहिए, ओपन माइंडेड। तो इसका मतलब ये है कि उसके पास एक ईगर होना चाहिए कि वो नॉलेज को हासिल कर ले और वो दूसरों के नॉलेज की रिस्पेक्ट कर ले। तो उसका मतलब ये है कि ओपन माइंडेड, ओके। और उसने ऑब्जेक्टिविटी भी मेंटेन की होनी चाहिए जब भी वो रिसर्च करता है। मतलब जो भी कुछ वो देखता है, जो भी कुछ करता है, तो उसके लिए उसके पास ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ओके। तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है। वुज हाइपोथेसिस एंड थीसिस आर आइडेंटिकल। तो हमने देखा कि मैच्योर रिसर्चर में ये क्वालिटी है या नहीं है, इसकी वजह से हम लोग उसको मैच्योर रिसर्चर नहीं कहते, ओके। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया।
दूसरा है वो मेंटेन्स क्रिटिकल गैप बिटवीन हाइपोथेसिस एंड थीसिस। ये भी नहीं होता है मैच्योर रिसर्चर का कैरेक्टरिस्टिक, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है वो हैज एन ओपन माइंड अबाउट द रिजल्ट्स। यस, जैसे कि हमने देखा कि कोई भी रिसर्चर हो तो अगर वो ओपन माइंडेड हो तो मैच्योर रिसर्चर वो होता है। ओके, तो ये करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, एंड द लास्ट वन इज वुज हाइपोथेसिस इज ऑफन रिजेक्टेड। अगर कोई भी रिसर्चर का हाइपोथेसिस ऑफनली रिजेक्ट हो जाता है तो वो रिसर्च ही नहीं कर पाएगा, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज 3। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च का डेफिनेशन क्या है। ओके, तो पहला ऑप्शन ये है कि सर्चिंग अगेन एंड अगेन। ओके, सो जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं तो उसमें हम लोग सर्च तो करते हैं, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि सर्चिंग अगेन एंड अगेन ऐसा रिसर्च का एग्जैक्ट मतलब होगा, राइट? बिकॉज रिसर्च ये एक सिस्टमैटिक वे है जिसकी वजह से हम लोग हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग सॉल्यूशंस ढूंढ निकालते हैं फ्रॉम द सिस्टमैटिक वे और फ्रॉम यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, राइट? यहाँ पे हम लोग साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिसर्च का मीनिंग सिर्फ यही है कि सर्चिंग अगेन एंड अगेन, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ये है कि फाइंडिंग सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। ओके, सो जब भी हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम हो और हमें उसका सल्यूशन फाइंड करना है तो तब हम लोग रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं, राइट? और ये एक रिसर्च की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि फाइंडिंग सल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, बट यहाँ पे इन्होंने ये नहीं लिखा कि थ्रू सिस्टमैटिक वे और साइंटिफिक मेथड। ओके, और तीसरा ऑप्शन ये है कि वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। ओके, सो जैसे कि हमने देखा कि रिसर्च में हम लोग साइंटिफिक वे से कोई भी वर्क करवाते हैं जिसकी वजह से हम कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ निकाले। ओके, बट यहाँ पे लिखा है कि ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हम ट्रूथ ही फाइंड कर ले, राइट? वी आर जस्ट फाइंडिंग द solution ऑफ एनी प्रॉब्लम, नॉट द ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, राइट? सो द करेक्ट आंसर फ्रॉम दिस टू शुड बी आंसर टू, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने फाइंडिंग सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम ऐसा दिया है। सो गाइज, इन दो से स्टेटमेंट्स में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको रिसर्च की एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट पता है, एग्जैक्टली उसका जो डेफिनेशन है वो अगर आपको पता है तो आप इसका जवाब अच्छी तरीके से और इजीली दे पाओगे। ओके, तो इसका सही आंसर है फाइंडिंग सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट मीनिंग ऑफ रिसर्च इज। तो इनमें से कौन सा रिसर्च का बेस्ट मीनिंग है? ओके, तो पहला ऑप्शन ये है कि एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ओके, सो जैसे कि हमने देखा जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसमें हम लोग साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके ही हमें जो भी कुछ ढूंढना है, हमारे जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है उसके लिए हम लोग सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, राइट? तो इसका मतलब ये है कि रिसर्च में हम लोग साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके जो नॉलेज है उसको क्रिएट करने में और उसका जो एप्लीकेशन है उसको ढूंढ निकालने में हम साइंटिफिक मेथड की मदद साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और तो दूसरा ऑप्शन ये है कि एडॉप्शन ऑफ क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग फॉर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, सो जैसे कि हमने देखा कि रिसर्चर क्रिटिकल थिंकिंग करता है और कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करता है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ निकालने के लिए, बट ये जरूरी नहीं है कि वो क्रिटिकली और कंस्ट्रक्टिवली थिंकिंग करे, राइट? अगर हमारे पास साइंटिफिक मेथड हो तब ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? बिकॉज अगर हम साइंटिफिक वे से जाते हैं तब भी हम उसको रिसर्च कहते हैं। ओके, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। तीसरा ये है कि अराइविंग एट जनरलाइजेशंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डेटा। ओके, सो बेस्ट मीनिंग ऑफ रिसर्च ये नहीं होता है कि अगर हम कोई भी जनरलाइजेशंस तक आ मतलब पहुंचे बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व डेटा। ओके, बिकॉज जनरलाइजेशंस में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जर्व डेटा देखने से ही हम लोग जनरलाइजेशंस पर आ सके। अगर हमारे पास कोई भी रिसर्च का रिजल्ट हो, अगर हमारे पास कोई भी डेटा हो तो उन डेटा को इंटरप्रेट करके भी हम लोग जनरलाइजेशन कर सकते हैं, राइट? तो ये भी एलिमिनेट हो गया। और फोर्थ ऑप्शन इज सर्च फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ।
यस, सो रिसर्च का मतलब ये नहीं कि हम लोग जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स है लाइफ में उनको सर्च करें, राइट? इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है जिसका हम सोल्यूशन ढूंढते हैं, राइट? तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वन, दैट इज द एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं, ओके, यानी कि 1 to 6। और यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो कि बेस्ट स्टेटमेंट है, जो सूटेबल है फॉर द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, ओके। तो पहला ऑप्शन, सॉरी, पहला स्टेटमेंट ये है कि रिसर्च मीन्स अ रिपीटेड सर्च, यानी कि रिसर्च मीन्स सर्चिंग अगेन एंड अगेन। और हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि रिसर्च का ये डेफिनेशन नहीं है कि हम कोई भी चीज अगेन एंड अगेन सर्च कर सके, राइट? तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा है रिसर्च इज बेसिकली एन आंसर टू अ क्वेश्चन, ओके। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसका मेन पर्पस यही होता है कि हम लोग हमारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढ निकाले, ओके। तो इसका मीनिंग ये है कि रिसर्च ये एक चीज है, ओके, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे क्वेश्चन को आंसर ढूंढ निकालने में, राइट? सो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गया। तीसरा है रिसर्च प्रोवाइड्स एन ऑथेंटिक सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। यस, जब भी हम लोग कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं, वो भी रिसर्च की वजह से, तो वो सिस्टमैटिक होता है, राइट? और उसमें बहुत सारे एथिकल कंसिडरेशंस होते हैं, ओके, यानी कि हमारा जो रिसर्च है वो बहुत ही ऑथेंटिक होता है, ओके। तो इसकी वजह से हमें जो सॉल्यूशंस मिलते हैं वो भी बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं, राइट? तो इसकी वजह से ये जो ऑप्शन है और ये जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो गया। द फोर्थ इज रिसर्च इज एन एंडिवर टू प्रूव वंस हाइपोथेसिस, ओके। जैसे कि हमने पहले इसी वीडियो में देखा कि रिसर्च में ये जरूरी नहीं होता है कि हाइपोथेसिस हो ही। फॉर एग्जाम्पल इन द डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च, जैसे कि हमने देखा, हमें हाइपोथेसिस की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो रिसर्च का मीनिंग ये नहीं होता है कि हमें कोई भी हाइपोथेसिस को प्रूव करें, राइट? बिकॉज कोई रिसर्च में हम लोग हाइपोथेसिस का इस्तेमाल भी नहीं करते। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। नाउ द फिफ्थ इज रिसर्च इज अ मीनिंग गिविंग प्रोसेस, ओके। तो जैसे कि हमने देखा कि रिसर्च ये एक सिस्टमैटिक वे है, जो कि साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करता है कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ निकालने में, यानी कि वो एक मीनिंग गिविंग प्रोसेस है। अगर उसमें कोई भी मीनिंग नहीं हो तो हम क्यों रिसर्च करें, राइट? उसमें कोई तो पर्पस होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए, ओके। सो इसका मतलब ये है कि ये एक मीनिंग गिविंग प्रोसेस है। सो ये तो करेक्ट हो गया। एंड द लास्ट वन इज रिसर्च मीन्स ड्रॉइंग अ सैंपल फ्रॉम अ डिफाइंड पॉपुलेशन, ओके। जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं तो हमें सैंपल की जरूरत होती है, ओके, हमें रिसर्च करते वक्त। तो कोई भी डिफाइंड पॉपुलेशन हो और उससे हम लोग सैंपल निकालते हैं, तो ये एक मेथड है रिसर्च का, ओके। मतलब ये एक स्टेप है रिसर्च करने में, ओके। तो इसका मीनिंग, तो रिसर्च का मीनिंग ये नहीं है कि हम कोई भी सैंपल डिफाइंड पॉपुलेशन से निकाल ले, ओके। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। सो स्टूडेंट्स, आप ही मुझे बताओ कि अब इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑब्वियसली द आंसर 4, राइट? 2, 3 एंड 5, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो साइंस का मेन एम है, ओके। तो पहला ऑप्शन ये है कि परसुएशन। परसुएशन इसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लुएंस, ओके। सो अगर हम कोई भी आदमी को किसी के बिलीफ्स हो, अगर हम लोग इन्फ्लुएंस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि परसुएशन। दूसरा ऑप्शन ये है कि प्रेडिक्शन। तो प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, राइट? व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, राइट? तो अगर कोई भी स्टेटमेंट है कि हम बोलते हैं कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, तो उसका मतलब होता है कि प्रेडिक्शन, ओके। द थर्ड इज पोस्ट डिक्शन। इसका मतलब होता है कि कोई भी अगर फैक्ट हो चुकी हो तो उस फैक्ट को एक्सप्लेन करना, तो इसका मतलब होता है पोस्ट डिक्शन। यानी कि पोस्ट डिक्शन ये एक एग्जैक्टली अपोजिट थिंग है प्रेडिक्शन से। बिकॉज प्रेडिक्शन में हम लोग फ्यूचर को डिस्क्राइब करते हैं और पोस्ट डिक्शन को हम लोग जो भी कुछ हुआ है, जो पास्ट हुआ है, उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं।
एंड द लास्ट ऑप्शन इज असर्शन. तो असर्शन ये एक कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल स्टेटमेंट होता है जो भी कुछ फैक्ट है और बिलीव्स के बारे में. ओके तो आप ही मुझे बताओ कि इनमें से साइंस का मेन एम क्या होगा. ऑब्वियसली प्रेडिक्शन, बिकॉज साइंस में हम लोग मोस्टली जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं. और ये भी तो सच है कि जो पास्ट में हुआ है उसको भी हम लोग डिस्क्राइब करते हैं. बट द मेन एम इज कि जो भी कुछ होने वाला है उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं. ओके. Now the next option, sorry, the next question is in order to begin research, one must. अगर हमें रिसर्च करना है तो उसके पहले हमें पहला क्या करना चाहिए, राइट. तो पहला ऑप्शन ये है कि स्टार्ट विथ अ नंबर ऑफ क्लियर गोल्स. ओके तो हमारे पास बहुत सारे क्लियर गोल्स होने चाहिए. दूसरा ये है कि स्टार्ट विद अ नंबर ऑफ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स. तो हमारे पास प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, मतलब कि पहले से ही हमने उन ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया हुआ हो और हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमारे रिसर्च के एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव्स क्या है. ओके. और तीसरा ये है कि हैव अ वेल डिफाइंड रिसर्च मेथड. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम. ओके सो इनमें से जो दो ऑप्शंस है वो ऐसे भी एलिमिनेट हो जाएंगे, बिकॉज टू सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम ये एक रिसर्च का पर्पस है. ओके और अगर हमें कोई भी रिसर्च करना हो तो हम पहले ये नहीं बोलते और ये नहीं करते कि हमें रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट. तो ये तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया. एंड द थर्ड ऑप्शन इज हैव अ वेल डिफाइंड रिसर्च मेथड. जब भी हम लोग रिसर्च की शुरुआत करते हैं उसके बाद बहुत सारे उसमें स्टेप्स होते हैं. और रिसर्च मेथड ये एक ऐसा स्टेप है वो रिसर्च के बीच में आता है, वो बिगिनिंग में नहीं आता है. तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. सो फ्रॉम दीज टू ऑप्शंस हमें ये ढूंढना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, राइट. तो पहले तो इन्होंने बोला है कि स्टार्ट विद अ नंबर ऑफ क्लियर गोल्स. तो यस हमारे पास क्लियर गोल्स होने चाहिए कि हमें ये रिसर्च क्यों करना है, अ, हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्या है, हमें उसका सोल्यूशन ढूंढ निकालना है. बट द परफेक्ट स्टेटमेंट इज दैट कि स्टार्ट विद अ नंबर ऑफ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स. गोल्स, क्लियर गोल्स से भी ज्यादा प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो द करेक्ट आंसर इज टू, नॉट वन. ओके. नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं और यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो रिसर्च के मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बहुत ही मतलब बेस्ट स्टेटमेंट है. ओके तो जब भी हम लोग रिसर्च के मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो रिसर्च एक एम्पिरिकल देन एनालिटिकल एंड सिस्टेमैटिक प्रोसेस है. ओके जिसकी वजह से हम लोग इंक्वायरी करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि हमारा नॉलेज इंक्रीज हो सके. ओके इंक्रीज द नॉलेज. और दूसरा ये है कि रिसर्च जो भी कुछ फेनोमेनन होते हैं उस फेनोमेनन को डेवलप करने में हमें मदद करता है. ओके टू डेवलप द फेनोमेनन. द थर्ड थिंग इज दैट जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं ऑन द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन तो उसकी वजह से हम लोग थियोरी को जनरलाइज करते हैं, राइट. टू जनरलाइज द थियोरी, टू जनरलाइज द थियोरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. और इसको बोलते हैं इंडक्टिव पाथ, इंडक्टिव पाथ. एंड द लास्ट इज दैट कि जब भी हमारे पास हाइपोथेसिस होता है यानी कि ये जनरलाइजेशन होता है तो उस जनरलाइजेशन को हम लोग टेस्ट करते हैं, राइट. और हम लोग उसके बारे में थिंकिंग भी करते हैं कि हमें इस हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करना है. और इसको बोलते हैं डिडक्टिव पाथ. ओके डिडक्टिव पाथ. तो रिसर्च, कोई भी रिसर्च इंडक्टिव पाथ और डिडक्टिव पाथ से ही बनता है. तो उसमें ये दो चीजें हमेशा होती है. ओके तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से स्टेटमेंट्स है. तो पहला स्टेटमेंट ये है कि रिसर्च मीन्स चैलेंजिंग द स्टेटस क्यो. ओके
तो जैसे कि हमने देखा कि रिसर्च ये एक इम्पिरिकल और एनालिटिकल और सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जिसकी वजह से हम लोग इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ताकि हमारा नॉलेज बढ़ सके। कोई भी अगर फेनोमेनन हो उसको हम लोग डेवलप कर सके। यानी कि रिसर्च का मीनिंग ये है कि वो चैलेंज करता है कोई भी स्टेटस क्यो को, राइट? सो इट इज दिस चैलेंजिंग द स्टेटस क्यो। तो ये तो एक सही ऑप्शन है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा ये है कि रिसर्च इज एन एंडिवर टू कलेक्ट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। ओके, तो रिसर्च की वजह से हमें इंफॉर्मेशन तो मिलती है, फैक्ट्स तो मिलते हैं, बट ये उसका बेस्ट मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ये तो एलिमिनेट हो गया। तीसरा ये है कि रिसर्च इज अ सिंथेसिस ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव प्रोसेसेस। ओके, तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे इंडक्टिव पाथ क्या है और डिडक्टिव पाथ क्या है, और रिसर्च तो इन्हीं में से वो बनता है, राइट? सो रिसर्च बनता है इन्हीं में से, और रिसर्च की वजह से हम लोग डिडक्टिव और इंडक्टिव प्रोसेस को सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। यानी कि ये जो सी ऑप्शन है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट? देन डी इज रिसर्च मीन्स प्रूविंग वंस असर्शंस एंड बिलीव्स। तो एवरी टाइम जब भी हम रिसर्च करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई भी असर्शंस को या फिर बिलीव्स को प्रूव कर सके। तो ये तो एलिमिनेट हो गया। The last, sorry, the E is research is a careful review of reported studies. Okay, so जो भी reported studies है उनको हम लोग केयरफुल रिव्यू करें। इसका मतलब ये नहीं कि एवरी टाइम हम लोग यही करें रिसर्च करते वक्त, बिकॉज बहुत सारे टाइप्स के रिसर्च होते हैं, उसमें बहुत सारे हम लोग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी इनकरेक्ट है। एंड द लास्ट वन इज रिसर्च इज अ क्रिटिकल एंड पैशनेट सर्च फॉर नॉलेज। ओके, जैसे कि हमने देखा कि रिसर्च में हम लोग नॉलेज के लिए सर्च करते हैं, जिसकी वजह से हमें नॉलेज, हमारा जो नॉलेज है वो बढ़े। ओके, और वो हम लोग क्रिटिकली और पैशनेट वे से करते हैं, राइट? तो ये तो करेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स, आप ही मुझे बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि इसका करेक्ट आंसर है। ऑब्वियसली आंसर 4 ACF। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड डूइंग रिसर्च इज। तो जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं, तो उसके बिहाइंड कौन सा मेन कॉन्सेप्ट होता है, राइट? तो पहला ऑप्शन ये है कि स्टडी एंड एक्सप्लोर नॉलेज। दूसरा ये है कि स्टार्ट विद अ प्री डिफाइंड एंड क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स। एंड द थर्ड ये है कि गेट न्यू आइडियाज। द फोर्थ है कि डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, एंड फिफ्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, आप ही मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके, बिकॉज हमने देखा कि जब भी हम रिसर्च करते हैं, तो उससे मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमें नया कुछ मिले, नया कुछ आइडियाज है वो मिले, राइट? जो भी कुछ हमारा नॉलेज है वो बढ़े। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या है? स्टडी एंड एक्सप्लोर नॉलेज। ओके, तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है अगर हमें कोई भी रिसर्च करना है, बट इट इज नॉट द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड डूइंग एनी रिसर्च। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ये है कि स्टार्ट विद अ प्री डिफाइंड एंड क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स। तो ये एक मेथड है या फिर ये एक स्टेप है जब भी हम कोई भी रिसर्च करते हैं, कि हमारे पास क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स हो, हमारे पास प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हो। तो ये कोई भी रिसर्च का ये मेन कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तीसरा ये है कि गेट न्यू आइडियाज। यस, अगर हमें कोई भी रिसर्च करना है, तो उसका मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि हमें नए आइडियाज मिले। तो ये तो करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। एंड द फोर्थ है डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। अगर हमें कोई भी रिसर्च करना है, तो उसके पहले हमें क्लियरली हमारे ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना चाहिए। तो ये एक स्टेप है जब भी हम लोग कोई भी रिसर्च करते हैं। ये रिसर्च का मेन कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज 3। ओके, एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आप मेरे वीडियोस एवरी डे देख सके। ओके,